स्वागत। आज हम कंप्यूटर की दुनिया के एक ऐसे हिस्से की छानबीन करने वाले हैं जिसके बिना शायद हम कंप्यूटर के बारे में सोच भी नहीं सकते। मेरा मतलब है इनपुट डिवाइस। बिल्कुल सही कहा आपने। इनपुट डिवाइस, जैसा कि हमारे स्रोत बताते हैं, असल में वो हार्डवेयर उपकरण हैं जिनका इस्तेमाल करके कोई भी यूजर कंप्यूटर को निर्देश या यूं कहिए कमांड देता है। ये यूजर और कंप्यूटर के बीच संवाद का पहला कदम है। मतलब आप इनके जरिए जानकारी या निर्देश कंप्यूटर तक पहुंचाते हैं और फिर कंप्यूटर उस पर काम करके आपको आउटपुट यानी नतीजा देता है। तो हाँ, ये डिवाइस ही हमें कंप्यूटर से सीधे तौर पर जुड़ने और उसे कंट्रोल करने की ताकत देते हैं। हाँ, जैसे कीबोर्ड और माउस। शुरुआत सबसे बुनियादी और शायद सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले डिवाइस से करते हैं। बिल्कुल, मेरा अंदाजा है आप कीबोर्ड की बात कर रहे हैं। ये वाकई कंप्यूटर इस्तेमाल करने का एक आधार स्तंभ है। इसमें ढेर सारी कुंजियां होती हैं, मतलब कीज, अक्षर, अंक, चिन्ह और कुछ खास फंक्शन वाली कीज भी। हम इन कीज को दबाकर ही कंप्यूटर को टेक्स्ट या कमांड के रूप में निर्देश देते हैं। चाहे ईमेल लिखना हो, कोड करना हो या बस वेब पर कुछ खोजना हो, कीबोर्ड के बिना काम चलाना मुश्किल है ना? हाँ, बिल्कुल। और टेक्नोलॉजी के लिहाज से देखें तो आजकल ये कीबोर्ड कंप्यूटर से जुड़ने के लिए आमतौर पर यूएसबी पोर्ट या फिर वायरलेस ब्लूटूथ तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। कनेक्टिविटी के ये तरीके काफी मानक बन चुके हैं, लेकिन कीबोर्ड का मूल काम वही है, टेक्स्ट आधारित इनपुट देना। कीबोर्ड की बात तो हुई, लेकिन स्क्रीन पर चीजों को चुनने, क्लिक करने और कर्सर को इधर-उधर घुमाने के लिए जो डिवाइस सबसे ज्यादा जाना जाता है वो है माउस। इसे एक सपाट सतह पर रखकर इस्तेमाल किया जाता है। आमतौर पर इसमें 2 बटन होते हैं, लेफ्ट और राइट क्लिक के लिए, और अक्सर बीच में एक स्क्रॉल व्हील भी होता है। वो लंबे पेजों या डॉक्यूमेंट्स को पढ़ने में बड़ी मदद करता है। दिलचस्प बात यह है कि माउस का आविष्कार काफी पहले हुआ था। 1963 में डगलस सी एंजल बार्ट ने किया था। और ये सिर्फ कर्सर हिलाने वाला यंत्र नहीं था, ये एंजल बार्ट के बड़े विजन का हिस्सा था। मतलब कंप्यूटर को इंसानी सोच और सहयोग का विस्तार बनाना। इसी ने ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यानी GUI के दरवाजे खोल दिए, जिससे कंप्यूटर का इस्तेमाल सिर्फ कमांड लाइन जानने वालों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि आम लोगों के लिए भी आसान हो गया। और हाँ, ये कंप्यूटर से तार वाले मतलब वायर वाले या वायरलेस तकनीक से जुड़ सकते हैं। ये सच है कि माउस ने कंप्यूटर इस्तेमाल करने का तरीका ही बदल दिया, लेकिन आजकल लैपटॉप्स में तो टचपैड पहले से ही लगे होते हैं। क्या इससे माउस की जरूरत कम नहीं हुई है? हाँ, ये एक अच्छा सवाल है। स्रोत भी बताते हैं कि लैपटॉप में इंटीग्रेटेड टचपैड, जो माउस की तरह ही पॉइंटिंग का काम करता है, काफी लोकप्रिय है और कई लोग अलग से माउस इस्तेमाल नहीं करते। ये भी सही है। लेकिन फिर भी सटीकता, आराम या जैसे गेमिंग जैसी जरूरतों के लिए बहुत से लोग आज भी लैपटॉप के साथ अलग से माउस जोड़ना पसंद करते हैं। और डेस्कटॉप कंप्यूटर के लिए तो ये अभी भी मुख्य पॉइंटिंग डिवाइस है ही। तो हाँ, टचपैड और टच स्क्रीन ने विकल्प जरूर दिए हैं, लेकिन माउस अभी भी आप कह सकते हैं अपनी जगह बनाए हुए है। अच्छा, अब जरा उन डिवाइसों की बात करते हैं जो हमारी भौतिक दुनिया की चीजों को डिजिटल रूप देते हैं। मेरा इशारा स्कैनर की तरफ है। ये किसी तस्वीर या कागजात को स्कैन करके उसे एक डिजिटल फाइल में बदल देता है, जिसे कंप्यूटर समझ सके और स्टोर कर सके। बिल्कुल। और ये सिर्फ तस्वीर बनाना नहीं है। स्कैनर द्वारा बनाई गई इस डिजिटल फाइल को कंप्यूटर स्क्रीन पर देखा जा सकता है, जिसे हम आउटपुट कह सकते हैं। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि स्कैनर अक्सर ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन OCR तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। OCR? अच्छा, हाँ, OCR। इसका मतलब है कि स्कैनर न सिर्फ दस्तावेज की तस्वीर लेता है, बल्कि उसमें लिखे टेक्स्ट को पहचान कर उसे एडिट किए जा सकने वाले डिजिटल टेक्स्ट में बदल सकता है। सोचिए, पुरानी किताबों या जरूरी कागजात को डिजिटल रूप में सहेजना और उनमें कुछ खोजना कितना आसान हो जाता है इस तकनीक से। वाह! यानी सिर्फ इमेज नहीं, बल्कि जानकारी को भी डिजिटल बनाना। बिल्कुल। ये तो वाकई बहुत उपयोगी है। अब थोड़ा गेमिंग की दुनिया की तरफ रुख करते हैं। जी। जॉयस्टिक। गेम खेलने वाले तो इसे बखूबी जानते होंगे। ये भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है जिसका इस्तेमाल स्क्रीन पर कैरेक्टर या कर्सर को कंट्रोल करने के लिए होता है। दिखने में कुछ गियर लीवर जैसा होता है। हाँ, इसमें एक छड़ी मतलब स्टिक होती है, जिसे किसी भी दिशा में झुकाकर कर्सर या गेम के कैरेक्टर को मूव किया जा सकता है। स्रोत बताते हैं कि इसका निर्माण CB मिरिक ने अमेरिकी नौसेना अनुसंधान प्रयोगशाला में किया था। और ये सिर्फ एक तरह की नहीं होती। अलग अलग गेम्स और ज़रूरतों के हिसाब से कई प्रकार की जॉयस्टिक्स आती हैं, जैसे डिस्प्लेसमेंट जॉयस्टिक, फिंगर ऑपरेटेड, हैंड ऑपरेटेड और आइसोमेट्रिक जॉयस्टिक्स वगैरह।
ये गेमिंग के अनुभव को ज्यादा वास्तविक और मजेदार बनाती हैं, खास तौर पर फ्लाइट सिम्युलेटर या आर्केड स्टाइल गेम्स में। एक और दिलचस्प डिवाइस जिसका जिक्र हमारे स्रोतों में है वो है लाइट पेन। ये तो बिल्कुल पेन जैसा दिखता है और स्क्रीन पर सीधे काम करता है। यूजर इसकी मदद से स्क्रीन पर चीजें चुन सकता है या ड्रॉ भी कर सकता है। कुछ कुछ आज के स्टाइलिस जैसा लगता है। हाँ, आप कह सकते हैं कि ये आधुनिक स्टाइलिस का पूर्वज था। इसमें आगे एक डिटेक्टर लगा होता था, लेकिन यहाँ एक अहम बात है। जैसा कि स्रोत बताते हैं, इसका उपयोग आज की एलसीडी या एलईडी स्क्रीन पर नहीं किया जा सकता। ये पुरानी कैथोड रे ट्यूब मतलब सीआरटी मॉनिटर की तकनीक पर निर्भर करता था, जो स्क्रीन पर पिक्सल बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन बीम का इस्तेमाल करती थी। लाइट पेन उसी बीम को डिटेक्ट करके काम करता था। स्रोत के अनुसार इसका निर्माण 1995 में एमआईटी में हुआ था। तो ये उस दौर की तकनीक थी जब सीधे स्क्रीन पर इंटरैक्ट करने के शुरुआती प्रयास हो रहे थे। अच्छा, तो ये तकनीक पुरानी हो गई, लेकिन ड्राइंग और डिज़ाइन के लिए तो आज भी कुछ खास डिवाइस इस्तेमाल होते हैं ना, जैसे डिजिटाइज़र या ग्राफिक्स टैबलेट। बिल्कुल। डिजिटाइजर, जिसे अक्सर ग्राफिक्स टैबलेट भी कहा जाता है, एक और महत्वपूर्ण इनपुट डिवाइस है। इसमें एक सपाट सतह होती है और साथ में एक खास पेन या स्टाइलस होता है। जैसे ही आप उस पेन से सतह पर कुछ बनाते हैं, वो हूबहू कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखने लगता है। ये डिजिटल आर्टिस्ट, डिजाइनर और आर्किटेक्ट्स के लिए बहुत जरूरी उपकरण है, क्योंकि ये उन्हें हाथ से ड्रॉ करने जैसी सटीकता और नियंत्रण देता है। यानी माउस से ज्यादा बारीक काम करने के लिए। हाँ, बिल्कुल। खासकर ड्राइंग, पेंटिंग या बहुत डिटेल्ड डिजाइनिंग के लिए। स्रोत बताते हैं कि इसका उपयोग सिर्फ चित्र बनाने के लिए ही नहीं, बल्कि डिजिटल सिग्नेचर कैप्चर करने, डेटा या नक्शों को डिजिटाइज करने के लिए भी होता है। और हाँ, इसका उपयोग कैड यानी कंप्यूटर एडेड डिजाइन एप्लीकेशंस में भी खूब होता है। कैड सॉफ्टवेयर इंजीनियरों और आर्किटेक्ट्स को इमारतों, मशीनों या पुर्जों के बहुत सटीक 2D या 3D डिजिटल मॉडल बनाने में मदद करता है, और डिजिटाइजर उन्हें इन मॉडल्स के साथ मतलब स्वाभाविक रूप से इंटरैक्ट करने की सुविधा देता है। चलिए अब एक ऐसे इनपुट डिवाइस की बात करते हैं जिसका इस्तेमाल शायद हम इस वक्त भी कर रहे हैं, माइक्रोफोन। यह हमारी आवाज़ को कंप्यूटर के समझने लायक इनपुट में बदलता है। आजकल वॉइस कमांड्स, वीडियो कॉल्स या पॉडकास्ट रिकॉर्डिंग सब इसी की देन है। स्रोत ये भी बताते हैं कि प्रेजेंटेशन में आवाज़ डालने या वेबकैम के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में इसका इस्तेमाल आम है। हाँ, तकनीकी तौर पर देखें तो माइक्रोफोन ध्वनि के कंपनों मतलब साउंड वाइब्रेशंस को पकड़कर उन्हें इलेक्ट्रिकल ऑडियो सिग्नल में बदलता है। फिर इस एनालॉग सिग्नल को डिजिटल डेटा में बदला जाता है, जिसे कंप्यूटर प्रोसेस और स्टोर कर सकता है। स्रोत में एक दिलचस्प बात लिखी है कि माइक्रोफोन 3 तरीकों से ऑडियो तरंगों को कैप्चर कर सकता है। हालांकि उन तरीकों का विस्तार से वर्णन नहीं है। ये शायद माइक्रोफोन की दिशात्मकता मतलब डायरेक्शनैलिटी से संबंधित हो सकता है। जैसे कुछ माइक्रोफोन सिर्फ सामने से आने वाली आवाज़ पर फोकस करते हैं, कुछ चारों तरफ से आवाज़ पकड़ते हैं और कुछ खास पैटर्न में आवाज़ उठाते हैं। ये अलग अलग रिकॉर्डिंग स्थितियों के लिए उपयोगी होता है। ये तो हुई आवाज की बात। अब कुछ ऐसे डिवाइस देखते हैं जो शायद रोजमर्रा में उतने आम ना हो, लेकिन खास कामों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे MICR। ये क्या चीज है? MICR, हाँ, इसका पूरा नाम है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन, यानी चुंबकीय स्याही अक्षर पहचान। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये डिवाइस खास तरह की चुंबकीय स्याही से लिखे कैरेक्टर्स को पढ़ने के लिए इस्तेमाल होता है। इसका सबसे आम इस्तेमाल बैंकिंग उद्योग में होता है, खास तौर पर चेकों मतलब चेक्स की प्रोसेसिंग के लिए। अच्छा, वो जो चेक के नीचे कुछ अजीब से नंबर लिखे होते हैं वो? बिल्कुल भाई, वो नंबर एक खास चुंबकीय स्याही से प्रिंट किए जाते हैं। MICR रीडर उन चुंबकीय संकेतों को पढ़कर चेक नंबर, बैन कोड वगैरह की जानकारी तेजी से और सटीकता से प्रोसेस कर लेता है। स्रोत बताते हैं कि ये मशीनें बहुत तेज होती हैं, 1 मिनट में 300 चेक तक प्रोसेस कर सकती हैं। ये न सिर्फ प्रक्रिया को तेज बनाता है, बल्कि धोखाधड़ी रोकने में भी मदद करता है, क्योंकि इस खास स्याही और फॉन्ट को कॉपी करना मुश्किल होता है। ये स्याही बनाने के लिए MICR टोनर वाले लेजर प्रिंटर का इस्तेमाल किया जाता है। कमाल है, तकनीक कहाँ-कहाँ इस्तेमाल हो रही है। और OCR का जिक्र भी हुआ था पहले स्कैनर के साथ। क्या ये MICR जैसा ही है? नहीं, OCR अलग है। OCR का मतलब है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, यानी प्रकाशीय अक्षर रीडर। ये चुंबकीय स्याही पर निर्भर नहीं करता, बल्कि सामान्य प्रिंटेड या हाथ से लिखे टेक्स्ट को देखकर पहचानता है और उसे डिजिटल टेक्स्ट में बदलता है। जैसा हमने पहले बात की, ये स्कैन किए गए दस्तावेजों को सिर्फ इमेज से एडिटेबल टेक्स्ट में बदलने में बहुत उपयोगी है।
किताबें डिजिटाइज करनी हो, पुराने दस्तावेजों को सहेजना हो या फॉर्म से डेटा निकालना हो, OCR इन सब कामों में मदद करता है। तो जहां MICR खास तौर पर बैंकिंग में सुरक्षा और स्पीड के लिए है, वहीं OCR ज्यादा व्यापक रूप से टेक्स्ट को डिजिटल बनाने के काम आता है। समझ गए। अब उस डिवाइस पर आते हैं जिसे आजकल हम शायद सबसे ज्यादा छूते हैं, टच स्क्रीन। स्मार्टफोन, टैबलेट, लैपटॉप, यहाँ तक कि ATM और कियोस्क में भी उंगलियों के स्पर्श से हम डिवाइस को कंट्रोल कर लेते हैं। ऐप खोलना, जूम करना, टाइप करना, सब कुछ। ये तो कमाल का इंटरफेस है। यकीनन टच स्क्रीन ने ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन में क्रांति ला दी है। इसने डिवाइस को इस्तेमाल करना बहुत सहज और सीधा बना दिया है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये कोई बहुत नई तकनीक नहीं है। स्रोत बताते हैं कि पहली टच स्क्रीन का प्रोटोटाइप 1965 में E.A. जॉनसन ने बनाया था। सोचिए कितना पहले। सच में 1965? हाँ, और पहली व्यावसायिक टच स्क्रीन 1970 के दशक में सर्न के इंजीनियरों फ्रैंक बेक और बेंट स्टम्पे द्वारा लॉन्च की गई थी। बेशक तब से आज तक तकनीक बहुत विकसित हो चुकी है, रेजिस्टिव से कैपेसिटिव और मल्टी टच तक, जिसने इसे इतना स्मूथ और रिस्पॉन्सिव बना दिया है जैसा हम आज अनुभव करते हैं। 1965, ये तो वाकई सोचने वाली बात है कि इसे आम होने में इतना वक्त क्यों लगा। खैर, अब कुछ और डिवाइसों पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। डिजिटल कैमरा और वेबकैम, ये दोनों विजुअल इनपुट डिवाइसें हैं, हमारी आंखों की तरह। हाँ, दोनों का काम तस्वीरें या वीडियो कैप से करना है, लेकिन थोड़ा फर्क है। डिजिटल कैमरा इमेज और वीडियो लेकर उन्हें अपने अंदर मेमोरी कार्ड में स्टोर करता है, जिन्हें बाद में कंप्यूटर पर ट्रांसफर किया जा सकता है। वहीं वेबकैम, जैसा कि स्रोत बताते हैं, सीधे कंप्यूटर से जुड़ा होता है, आमतौर पर USB से, और कैप्चर की गई इमेज या वीडियो को रियल टाइम में कंप्यूटर पर भेजता है, चाहे वो स्क्रीन पर डिस्प्ले हो, वीडियो कॉल के लिए इस्तेमाल हो या रिकॉर्डिंग के लिए। तो वेबकैम मूल रूप से लाइव विजुअल इनपुट के लिए है, जबकि डिजिटल कैमरा स्टैंड अलोन कैप्चर और स्टोरेज के लिए। आजकल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और ऑनलाइन स्ट्रीमिंग के जमाने में वेबकैम तो लगभग जरूरी हो गया है। और लैपटॉप इस्तेमाल करने वाले टच पैड से तो वाकिफ ही होंगे। ये माउस का एक बिल्ट इन विकल्प है। उंगलियों को इस पर फिराकर कर्सर कंट्रोल करना, टैप करके क्लिक करना, सब हो जाता है। इसमें भी अक्सर नीचे की तरफ लेफ्ट और राइट क्लिक वाले बटन या जोना होते हैं। बिल्कुल, ये लैपटॉप को पोर्टेबल और कॉम्पैक्ट रखने में मदद करता है। अब एक और दिलचस्प इनपुट डिवाइस है रिमोट कंट्रोल। हम इसे रोज टीवी, AC या म्यूजिक सिस्टम चलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, पर शायद सोचते नहीं कि ये भी एक तरह का इनपुट डिवाइस है। हाँ, ये तो है। हम बटन दबाकर डिवाइस को कमांड भेजते हैं। सही। स्रोत बताते हैं कि ये एक हार्डवेयर डिवाइस है जो किसी दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के फंक्शन को दूर से कंट्रोल करने के लिए बनाया गया है। टीवी रिमोट इसका सबसे क्लासिक उदाहरण है। पहला वायरलेस टीवी रिमोट 1956 में डॉक्टर रॉबर्ट एडलर ने जेनिथ के लिए बनाया था। ये डिवाइस कमांड भेजने के लिए आमतौर पर इंफ्रारेड जैसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों का इस्तेमाल करते हैं। और आखिर में फिर से गेमिंग की दुनिया के कुछ खास डिवाइस, पैडल और स्टीयरिंग व्हील। हाँ, ये गेमिंग के अनुभव को और ज्यादा वास्तविक बनाने के लिए डिजाइन किए गए हैं। पैडल एक सरल डिवाइस है जिसमें अक्सर एक नॉब या डायल होता है जिसे घुमाया जा सकता है। पुराने आर्केड गेम्स जैसे पोंग में इसका खूब इस्तेमाल होता था, कर्सर या ऑब्जेक्ट को एक अक्ष मतलब एक्सिस पर मूव करने के लिए। इसे वॉल्यूम कंट्रोल या स्क्रॉलिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और स्टीयरिंग व्हील तो नाम से ही जाहिर है रेसिंग गेम्स के लिए होगा। बिल्कुल, ये कार रेसिंग गेम्स के लिए बनाया गया एक विशेष इनपुट डिवाइस है। इसमें एक पहिया होता है जिसे घुमाकर गाड़ी को मोड़ा जा सकता है। साथ ही ज्यादा यथार्थवादी अनुभव के लिए इसमें अक्सर एक्सेलरेटर और ब्रेक पैडल और कभी-कभी गियर शिफ्टर भी होते हैं। ये गेमर को ऐसा महसूस कराता है जैसे वो सच में गाड़ी चला रहा हो, जिससे गेम कहीं ज्यादा मजेदार और इमर्सिव बन जाता है। तो आज हमने देखा कि इनपुट डिवाइस कितने अलग-अलग तरह के और कितने जरूरी हैं। साधारण कीबोर्ड और माउस से लेकर गेमिंग के लिए बने खास स्टीयरिंग व्हील, आवाज पहचानने वाले माइक्रोफोन और हमारी उंगलियों के इशारों पर नाचने वाली टच स्क्रीन तक, ये सभी तकनीक और हमारे बीच एक पुल का काम करते हैं।